हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आरएस नोमेनक्लेचर के कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरएस नोमेनक्लेचर करते समय किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का यदि आपको आरएस नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि वो फार्मूला फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर फ्लाइंग वेज फार्मूला में। तो ये जो सामने हमारे एग्जाम्पल है वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में लिखा गया है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया हुआ होता है, केवल एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन होती है, दैट इज़ एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो बीच में पॉइंट है ये है एसिमेट्रिक कार्बन एटम, और ये जो चारों तरफ लगे हुए हैं वो हैं इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर लगे हुए 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स। यहाँ पे मैंने चारों ग्रुप्स ही लगाए हैं ताकि मैं आपके साथ अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने चारों ग्रुप्स लगा दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि जब 4 ग्रुप्स लगे हुए हों या दो से ज़्यादा ग्रुप्स लगे हुए हों तो उन ग्रुप्स को हमको खोल कर लिखना होता है। तो ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं ये तो खुले हुए हैं, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। और खोलना हो तो हमको CH3 को भी बीच में C लिख के 3 तरफ H लिख लेना है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। बाकी के जो 2 ग्रुप्स हैं, जैसे कि ये डबल बॉन्ड वाला है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इनको जब खोलकर लिखते हैं तो विशेष ध्यान रखना होता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पहले मैंने ये वाला C यहाँ लिखा और इस C पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है वो H लिख लिया। तो C और H को पहले लिख लिया। अब यदि इस CH से डबल बॉन्ड द्वारा CH2 जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड द्वारा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसा मानेंगे इस नोमेनक्लेचर के दौरान कि जैसे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड है तो मानेंगे कि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो मानेंगे कि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो पहले इसको खोल के लिख लेते हैं। ये कार्बन था और इस पे डबल बॉन्ड द्वारा कार्बन जुड़ा है, मतलब 2 कार्बन जुड़े हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड कार्बन इधर लिख दिया और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन इधर लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो कि मैंने यहाँ लगा दिए हैं। हाइड्रोजन को भी मैंने खोलकर लिख दिया है। ठीक वैसे ही इसको जब खोलेंगे इस ग्रुप को, तो ये वाला कार्बन ये है और इस कार्बन से ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ऐसा हम इमेजिन करेंगे, ऐसा हम मानेंगे अकॉर्डिंग टू रूल कि 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम प्राथमिकता निर्धारित कर रहे होते हैं तब ये चीज़ हमको काम में आती है। देखते हैं कैसे। अब हमको ये निर्धारित करना है कि इनमें से किसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी है और किसको कम। तो अगला काम जो हमको करना है वो ये करना है कि इस ग्रुप में इस बीच वाले कार्बन से डायरेक्टली जो फर्स्ट एटम जुड़ा हुआ है उसको बड़े ब्रैकेट में लिख लिया, कार्बन जुड़ा हुआ है, और छोटे ब्रैकेट में सेकंड एटम लिखे हैं। तो सेकंड एटम ये कार्बन और ये कार्बन है, तीनों कार्बन सेकंड एटम कहलाएंगे। तो इनको छोटे ब्रैकेट में लिख लिया, तीनों कार्बन हैं। इसी तरह से इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन है और सेकेंड एटम एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन है। तो ये तीनों कार्बन यहाँ लिख लिए। इसमें फर्स्ट एटम कार्बन है जो कि ये लिख लिया, और सेकेंड एटम एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा हाइड्रोजन है, तो C और H। इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन, सेकेंड एटम C और H। तो सेकेंड एटम को हमने छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और फर्स्ट एटम को यहाँ छोटे ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और इस पूरे को हमने बड़े ब्रैकेट में पैक कर दिया है सब में। अब हम जब तुलना करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। फर्स्ट एटम सबका कॉमन है, सब में कार्बन 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 है, तो इसके आधार पे हम ये नहीं बता सकते कि किसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है और किसको नंबर 1 देना है। चूँकि सब के सब कार्बन हैं इसलिए अब सेकेंड एटम देखना है।
तो सेकंड एटम देखते हैं, इसमें 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। यानी कि सेकंड एटम जो है वो बताएगा इन दोनों में से कोई एक ही होगा जिसको प्राथमिकता ज़्यादा देनी, क्योंकि इसके पास 3-3 कार्बन हैं। लेकिन फिर वही समस्या कि सेकंड एटम भी कॉमन है। तो अब क्या करना है, अब हमको थर्ड एटम देखना है। तो थर्ड एटम जब हम देखेंगे तो अब हमारा नेक्स्ट काम है कि इन दोनों के बीच में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि किसको 1 दें और किसको 2 दें। तो करते ये हैं कि इनका जब सेकेंड एटम दोनों का कॉमन है तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C था, ये C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब ये था कि कार्बन पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, और ये जो लास्ट वाला कार्बन है उस पर हम वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 बॉन्ड और लगाएंगे और उस पर एक एक कार्बन और लगाएंगे। अब अगर थर्ड एटम देखा जाए, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो थर्ड एटम यहाँ पे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे थर्ड एटम सारे के सारे हाइड्रोजन्स हैं। तो चूंकि यहाँ कार्बन आ गया थर्ड एटम के रूप में, इसलिए इसको हम प्रायोरिटी नंबर 1 दे देंगे। इस वाले ग्रुप को हम प्रायोरिटी नंबर 1 दे देंगे, राइट। और इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी नंबर 2 दे देंगे। तो 1 और 2 तो डिसाइड हो गया। अब रह गया 3 और 4। तो 3 और 4 डिसाइड करने के लिए अगेन फर्स्ट एटम दोनों का कॉमन है, सेकंड एटम भी कॉमन है। थर्ड एटम जब देखते हैं तो इसके पास ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है थर्ड एटम, और इसके पास ये तो हो गए सेकेंड एटम्स। थर्ड एटम में हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसकी वैलेंसी 4 करने के लिए एक बॉन्ड लगा के कार्बन लगा दिया। तो इसका थर्ड एटम जो है वो एक्चुअली हुआ HH और C। ये हुआ थर्ड एटम, HH और C, और इसके सारे HH हुए थर्ड एटम। तो थर्ड एटम के आधार पर इसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, इसको कम देंगे। तो इसलिए ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। अगला काम है हमारा कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में प्रायोरिटी नंबर 4 वाला जो ग्रुप है वो खड़ी रेखा पर होना चाहिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी 4 नंबर प्रायोरिटी वाला खड़ी रेखा पर ही है, इसलिए हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल नेक्स्ट काम जो है वो एरो खींचना है 1 से 2 की तरफ, एक तीर का निशान 2 से 3 की तरफ। चूंकि उल्टी दिशा में जा रहा है घड़ी की दिशा के, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के कारण इसका नाम हो जाएगा S। अब एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम। ऐसे कंपाउंड्स के अंदर क्या किया जाए जिनमें 2, 3, 4 कायरल सेंटर हों। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो केवल एक कायरल सेंटर वाले एग्जाम्पल ही डिस्कस किया है। तो इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम, जिसमें 2 कायरल सेंटर हैं, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। तो जब इसका नॉमेनक्लेचर करना होता है तो आपको दोनों कार्बन का बताना पड़ेगा कि ये कार्बन R है या S है, और ये R है या S है। तो ऊपर से जब नंबरिंग करते हैं, ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो बैकबोन में पहले कार्बन की श्रृंखला को नंबर दे दिए। कार्बन नंबर 2 और 3 कायरल हैं, इसलिए इन्हीं का नामकरण करना है। तो C2 के आगे एक ब्रैकेट बना के खाली जगह छोड़ देंगे, C3 के आगे भी एक ब्रैकेट बना के खाली जगह छोड़ देंगे। जब यहाँ नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फिर इसको यहाँ भर देंगे, हालांकि यहाँ मैंने पहले से ही भर दिया है। करना क्या है, सबसे पहले मैं इस वाले का नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक प्लस का निशान लगाऊंगी और ये मानूंगी कि ये वाला कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 2 पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, ऊपर जुड़ा हुआ है CHO समूह, ये होता है CHO समूह। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो उसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, खोलकर 2 ऑक्सीजन बना दिए जाएंगे। तो एक्चुअली ये ऐसे खोलकर लिख दिया CHO समूह को, एक जिस तरफ OH लगा हुआ है वहाँ लगा दिया राइट साइड पे, और H लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे, H लगा दिया। नीचे की तरफ ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा दिया, ये वाला। ठीक, अभी केवल हमको C2 का नामकरण करना है।
अगला काम ये है कि इसकी प्राथमिकता निर्धारित कर देते हैं। तो सबका पहला पहला आइटम देखेंगे, इसका O है, इसका C है, इसका H है, इसका C है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, इसलिए इस समूह को हमने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे दी, नंबर 1। नंबर 2 प्राथमिकता देने के लिए इन दोनों के पास कार्बन है, इसलिए टाई हो गया इन दोनों के बीच में। तो अब इनका फर्स्ट एटम कॉमन होने के कारण सेकेंड एटम देखेंगे। सेकेंड एटम इसका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन है। इसके पास 2 ऑक्सीजन होने के कारण इसको हम सेकेंड प्रायोरिटी दे देंगे, और इसके पास केवल 1 ऑक्सीजन है, इसलिए इसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे। हालांकि दिखने में ये ग्रुप बड़ा लग रहा है, पर प्राथमिकता इसको कम मिली है, और चौथी प्रायोरिटी तो हाइड्रोजन को ही देनी है। नेक्स्ट हमारा काम ये है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हमको क्या करना होता है कि देखना होता है कि 4 नंबर प्रायोरिटी वाला जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, खड़ी रेखा पर या आड़ी रेखा पर। इस समय ये आड़ी रेखा पर लिखा हुआ है, तो जो भी नामकरण आएगा उसको उलट देंगे हम, यानी कि 1 से 2 की तरफ और 2 से 3 की तरफ जाते समय ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो नामकरण होना चाहिए था S, पर उसको मैंने काट दिया है। एक्चुअली इसका नाम है R, तो मैं यहाँ खाली ब्रैकेट के अंदर R लिख दूंगी, यानी C2 का नाम हुआ R। ठीक वैसे ही C3 का भी नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। C3 का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नीचे जो ग्रुप है वो यहाँ लिख लिया, CH2OH खोलकर। H इस बार राइट साइड है, OH इस बार लेफ्ट साइड है, और ये पूरा का पूरा बड़ा ग्रुप ऊपर लिख दिया। अब नेक्स्ट है प्रायोरिटी निर्धारित करना, वही मेथड है। तो 1 इसको मिलेगा, 2 इसको, 3 इसको और 4 इसको। इन दोनों के बीच में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो थोड़ा और खोल कर लिख लीजिए इनको। फर्स्ट एटम दोनों का कॉमन है, सेकेंड एटम इसके पास O है, इसके पास C है और H है, OCH, इसके पास OHH। चूंकि इसके पास C आ गया और इसके पास H है, इसलिए प्राथमिकता इसको ज़्यादा मिलेगी। तो अब 1 2 3 4 प्राथमिकता देकर देख लिया कि 4 नंबर प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, इसलिए हम जो नॉमेनक्लेचर आएगा उसको उलट देंगे। तो पहले हम एरो खींच लेते हैं 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो नाम दिख तो ऐसा रहा है कि R है, मगर R नहीं होगा, क्योंकि 4 नंबर प्राथमिकता वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए इसको उलट देंगे, S होगा। तो C3 का नाम S हो जाएगा। इसी तरह से यदि 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर भी हों तो 1 बाय 1 सभी कायरल सेंटर्स का आप नॉमेनक्लेचर निकाल कर और फिर यौगिक के नीचे जो आइसोमर दिया गया है उसके नीचे ब्रैकेट में हर एक कार्बन का नॉमेनक्लेचर लिख दें। पर ये ना भूलें कि यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है कि ये मेरा कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, तब आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से किसका क्या नाम दिया है। आप इस पर काफ़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।